हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था 4 फीचर शेयर जब सब्सक्रिप्शन होती है और तुम ऐसे शेयर्स बांट रहे हो। अब हमने करना है ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोरेटा अलॉटमेंट पे जब 4 फीचर शेयर होते हैं तब क्या ट्रीटमेंट होती है। देखो, कंपनीज के केस में क्या होता है, अगर वो रिप्यूट हो, रेपुटेशन उनकी अच्छी हो तो ओवर सब्सक्रिप्शन की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ एप्लीकेंट्स जो है वो साथ के साथ रिजेक्ट हो जाते हैं और बाकियों को हम प्रोराटा बेसिस पे जो है अलॉट करते हैं। जब ऐसे शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट होते हैं तो प्रॉब्लम अराइज होती है कि अमाउंट को हम फोरफिट कैसे करें। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैलकुलेट करने हैं फॉर ऑन द बेसिस ऑफ लॉटेड शेयर्स। फिर टोटल अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट करनी है ऑन एप्लीकेशन बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड विद एप्लीकेशन मनी फ्रॉम टोटल मनी रिसीवेबल ऑन एप्लीकेशन। देन हमने क्या करना है, अमाउंट जो ड्यू है एप्लीकेशन पे वो उसको डिडक्ट कर देना ऑन लॉटेड शेयर्स और हमने बैलेंस निकालना है, यानी कि मनी रिसीव जो किया एडवांस में और वो एडजस्टमेंट में अलॉट हो सके। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अमाउंट ड्यू निकालनी है अलॉटमेंट पे ऐसे शेयर्स पे और अमाउंट जो है ऑलरेडी रिसीव्ड एज एडवांस ऑन एप्लीकेशन को डिडक्ट कर देना है। इससे क्या होता है, अमाउंट जो है अरियर ऑन अलॉटमेंट और वो मिल जाती है और वो क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट हो जाती है जब भी फॉरफीचर शेयर होने होते हैं। आज इलस्ट्रेशन देखते हैं। XYZ लिमिटेड ने क्या किया, 3 लाख इक्विटी शेयर इशू के पब्लिक को ₹10 ईच, प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। अमाउंट जो थे ऐसे अवेलेबल थे 2 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3+1 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल हो गया तुम्हारा ₹10। अब क्या है, एप्लीकेशन जो थे, हाँ 6,11,000 की रिसीव हुई है, लेकिन तुम्हें इशू कितनी हुई थी, 3 लाख की। रिसीव कितनी हुई, 6,11,000। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 11,000 रिजेक्ट कर दी, ठीक है, बची 3 लाख। प्रो राटा बेसिस पे 3 लाख की अलॉटमेंट की। अब जिसको 300 शेयर्स दिए थे उसने अलॉटमेंट का बैलेंस नहीं दिया और कॉल मनी भी नहीं दी। क्यों, जिसके पास 450 शेयर थे उसने बस कॉल मनी नहीं दी। तो ये शेयर्स जो हैं फोरफिट हो गए थे 3 मंथ्स आफ्टर मेकिंग द कॉल। जितने भी 450 शेयर्स थे वो रीच हो गए थे फुली पेड अप टू आर एट द रेट ऑफ ₹11 पर शेयर। अब देखो, पहले तो 6,11,000 शेयर थे, वो मंगा लो। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12,22,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में 6 लाख जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब तुमने 11,000 रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, 22,000 आ गया, बच्चा 6 लाख, वो तुमने अलॉटमेंट में डाल दिया। अलॉटमेंट की अमाउंट पता ना तुम्हें कितनी है, ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बस फिर अलॉटमेंट में 12 लाख आ गया, शेयर कैपिटल में 9 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3 लाख। अब बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,99,400 जाएगा, ठीक है। वो भी बताती हूँ। देखो 6 लाख तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। 600 कहाँ गया, देखो यहाँ पे कौन है, 300 शेयर्स पीने नहीं दिए थे, वो हमने लेस किया इसमें से, ठीक है। 300 शेयर नहीं दिए ना पीने, बस वो भी लेस हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 5। देन बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये 2,99,250 का है। रुको मैं बताती हूँ तुम्हें, 750 शेयर कहाँ गए, देखो 450 पे नहीं किए, पहले 300 भी नहीं पे किए, टोटल 750 हो गया ना, बस फिर ठीक है। अब आती है बारी 4 फीचर की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड उतने से करना है जितने पे तुमने पहले कॉल्ड अप कर लिया हुआ है, ठीक है ना। 750 शेयर्स इंटू 10 कॉल्ड अप थे तुम्हारे, हाँ 750 इंटू 10, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तुम्हारा उतने रुपीस का है, ₹1 का। 300 शेयर्स थे ना अलॉटमेंट पे,
हाँ, अलॉटमेंट पे 300 शेयर्स थे तो इधर 300 आ गया। 300 इंटू 1, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 600 जाएगा, क्यों जाएगा वो भी पता तुम्हें। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट में 3750 जाएगा। अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो फॉरफिटेड में जाती है, राइट, ठीक है। देन बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब ये री इशू हुए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 7500 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम तुम्हारा 750 का है। 750 का क्यों है, क्योंकि 11 रुपीज़ पर शेयर जो है वो री इशू हो रहे थे। तो री इशू जब हो रहे हैं 11 रुपीज़ पर शेयर, तुम्हारे शेयर हैं 750 के, ठीक है ना। 750 के हैं, 750 इंटू 11 कितना हो गया, 8250। और इक्विटी शेयर कैपिटल में 7500 है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 750 है कि नहीं आया, वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब ये शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 3450 आएगा। ये भी देखो कैसे आया, 3450 है ना यहाँ पे, बस फिर वो भी यहीं पे आ गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आ जाओ। DEF कंपनी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस के इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब 10 से 12। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, यानी 3+2। फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2। एप्लीकेशन में से 30,000 रिसीव और अलॉटमेंट हुई थी प्रोराटा बेसिस पे 24,000 शेयर्स को, यानी बाकी 6,000 जो रिजेक्ट कर दिए थे। मनी ओवर पेड जो थी एप्लीकेशन पे, वो एम्प्लॉय हुई थी ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मिस्टर भट्ट, जिनको 400 शेयर्स अलॉट हुए थे, उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और इनके सब्सिक्वेंट फेलियर पे फर्स्ट कॉल पे करने की वजह उनके शेयर्स फॉरफिट हो गए थे। मिस्टर लोकेश जो 600 शेयर्स के होल्डर है, उन्होंने दोनों कॉल्स नहीं दी और उनके शेयर्स फॉरफिट हो गए थे सेकंड कॉल के बाद। तो जो शेयर्स फॉरफिट हुए, 800 शेयर जो है मिस्टर सीताराम को री इशू हुए थे एज फुली पेड फॉर 9 पर शेयर, होल ऑफ मिस्टर भट्ट शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। अब इसमें मिस्टर भट्ट के शेयर्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैंक अकाउंट और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट बनाना है। तो पहले तो देखो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 रुपये, 3 रुपये, 90,000। अब शेयर एप्लीकेशन में तो 90,000 जाएगा। टू शेयर कैपिटल 60,000 जाएगा, क्यों, क्योंकि 20,000 के शेयर थे। बैंक में 18,000 जाएगा। अलॉटमेंट में 12,000 को गया, क्योंकि देखो 20,000 के शेयर पे 3 रुपये शेयर कैपिटल को गए। रिफंड जो 6,000 के, उनको 12,000 तो हमने रिफंड कर दिया, 12,000 हमने वापस भेज दिया ना, 18,000 फिर अलॉटमेंट में गए। अब देखो अलॉटमेंट 1 लाख आएगा, कैपिटल में 60,000 रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 40,000 आएगा, क्योंकि तुम्हारा अलॉटमेंट 5 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 2 रुपये का है, ठीक। देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 86,250, 86,240, वो कैसे आया जो दिखा देते हैं। देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 20,000 शेयर्स 1 लाख, लेस क्या करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ 4,000 शेयर्स एडजस्टेड, वो कितने हो गए, 12,000, 88,000 आ गया। अब हमें 400 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, वो भी लेस कर दो। अगर देखो तुम अलॉट करते हो 20,000 शेयर्स अलॉट करते हो, 24,000 अप्लाई हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम 400 शेयर अलॉट करते हो, 400 शेयर अलॉट करते हो तो कितने अप्लाई होंगे, 24,000 इंटू 20,000 इंटू 400, ये होगा, ठीक है जी। ये आ गया आपका 480 शेयर्स, 480 शेयर्स। अब सरप्लस मनी कितनी है, 80 इंटू 3, 240, 80 इंटू 3। अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू ऑन 400 शेयर्स 2,000, ऑलरेडी हमें रिसीव हो गया 240, 1,760। अब 1,760 को लेस कर दो इसमें से, आ गया 86,240। चलो आज ऊपर। अब देखो
नेक्स्ट है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये तो 40,000 आएगा। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 38,000 क्यों आया? क्योंकि 1000 शेयर्स जो है वो हमें पेमेंट ही नहीं हुई उनकी। 400 इस पे नहीं मिले, 600 इस पे नहीं मिले। नेक्स्ट अपना वो था सेकंड कॉल पे भी नहीं मिला था हमें। फर्स्ट कॉल 40,000, 40,000, देन बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 38,000। अब शेयर्स फॉरफिट कर दो। शेयर कैपिटल डेबिटेड 3200, 3200 क्यों? 400 कितना मंगवाया अभी तक? 8 रुपये मंगवाया ना, इसलिए 3200। सिक्योरिटीज प्रीमियम 800। शेयर अलॉटमेंट 1760। शेयर फर्स्ट कॉल 800। तो शेयर फॉरफिटेड में तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आएगी कि नहीं आएगी? अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब देखो 400 शेयर्स जो है वो तुम फॉरफिट हो गए ना, तो बच्चे कितने? 19,600 शेयर्स। 19,600 शेयर्स पे 2 रुपये मंगवा लो, 29,200। अब बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 38,000 क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो है 600 शेयर्स वो भी पे करना भूल गया, 38,000। अब ये फॉरफिट हो गए थे, तो शेयर कैपिटल 6,000, 600 इंटू 10। शेयर फर्स्ट कॉल भी 600 है, इंटू 2। ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 600 इंटू 2, तो 3600 तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। ठीक है। अब ये री इशू हुए थे एट ₹9 पर शेयर। 800 शेयर जो थे आउट ऑफ 1000 वो री इशू हुए थे, तो 800 इंटू 9 7200। शेयर फॉरफिटेड में तुम्हारा 800 जाएगा, 800 इंटू 1, क्योंकि री इशू 9 पर शेयर पे हुआ है, तो शेयर कैपिटल में चला गया 8,000। अब कैपिटल रिजर्व वाली अमाउंट कैसे आई है, जो वो भी दिखाते हैं तुम्हें। अजो 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 देखो, टोटल मनी जो रिसीव हुआ 800 इशूड फॉरफिटेड शेयर्स पे, वो 2400 प्लस 2400 है। यानी कि 3600 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 400, तो कितना के 3840। अब हमने डिस्काउंट अलाउड करना, डिस्काउंट अलाउ किया ना एट ₹1। ये टोटल लगे 3040। ठीक है। अकाउंट्स तुम्हें बनाने आते ही हैं। चलो चलते हैं जी आगे। अब देखो शेयर्स की प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है। इसका मतलब होता है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस एंड नॉट टू जनरल पब्लिक। तो जितनी भी सभी गाइडलाइंस है इशूइंग प्रेफरेंशियल इशू, वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स को एप्लीकेबल होती है। ऐसी प्लेसमेंट ऑफ शेयर जो होती है, कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। जब कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ वोट जो है वो कास्ट होते हैं फेवर ऑफ सच कंपनी एक्सीड्स नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट द प्रपोजल, तो क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इस कंपनी के, वो एक एप्लीकेशन बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट बाय स्टेटिंग दैट प्रपोजल इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी। अकाउंटिंग एंट्रीज जितनी भी होती है रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वो सेम होंगी जितनी पास हुई है टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अकाउंटिंग एंट्रीज भी हैं वो पास होती है फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 के कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का, जहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम कोई भी कंपनी उसके पास शेयर है, शेयर कैपिटल है, इट प्रपोजेस टू इंक्रीज इट सब्सक्राइब कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। वो शेयर्स जो है एम्प्लॉयज़ को ऑफर हो सकता है अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन विच इज सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस स्कीम के अंडर क्या होता है, राइट जो है वो एम्प्लॉय को ग्रांट होता है टू परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। एम्प्लॉय फिर क्या करता है, एक परमानेंट एम्प्लॉय इंक्लूड करता है कंपनी का, जो भी इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर काम कर रहा है, या फिर कंपनी का डायरेक्टर या फिर सब्सिडियरी का एम्प्लॉय या फिर होल्डिंग कंपनी का। ठीक है।
ये स्कीम जो है जनरली फ्रेम होती है इस ऑर्डर में, ताकि हम हाई कैलिबर रिटेन करके रख सकें एम्प्लॉयज़ का, या फिर उनको एक बिलोंगिंग का सेंस दे सके। एक एम्प्लॉय जो है स्कीम के अंडर क्या करता है, उसको ज़रूरत होती है कि वो परचेज और शेयर्स के ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सके विद इन इन्वेस्टिंग पीरियड, यानी कि वो टाइम जहाँ पे जो स्कीम जो है ऑपरेशन रहती है। तो प्रमोटर क्या करता है एम्प्लॉयज़ का, जो प्रमोटर्स ग्रुप को बिलोंग करता है, या फिर डायरेक्टर डायरेक्टली को, और थ्रू हिज रिलेटिव और एनीबडी। और कॉरपोरेट क्या करता है, 10% से ज़्यादा होल्ड करता है ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी शेयर नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम। तो शेयर जो होते हैं वो स्कीम के अंडर इशू होते हैं, उनका लॉक इन पीरियड होता है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, बट लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती अगर एम्प्लॉय को जो है शेयर मिलता है एज पार्ट ऑफ इट्स पब्लिक इशू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ESOP क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो ग्रांट हो जाती है एम्प्लॉय को, उसे हम एज एम्प्लॉय कंपनसेशन ट्रीट करते हैं, और उससे हम एक एक्सपेंस ट्रीट करते हैं कंपनी का, और वो राइट ऑफ होना चाहिए ओवर दी वेस्टिंग पीरियड। जो वैल्यू होती है ऑप्शन की, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। सपोज कंपनी ने ग्रांट की 100 ऑप्शंस, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस 100 इंटू to its employees at rate of 60 per option, and on that market price is 300, value of option will be 24,000। तो टू सिचुएशन होती है जब एम्प्लॉयज़ ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अकाउंटिंग वैल्यू जो है ऑप्शन की उसको हम एम्प्लॉय कंपनसेशन ट्रीट करते हैं, और ये जो कंपनसेशन की वैल्यू होती है, कंपनसेशन की वैल्यू होती है, इट शेल बी अमोर्टाइज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द वेस्टिंग पीरियड। अकाउंटिंग एंट्रीज ऐसी होती है इसकी, जब ऑप्शन ग्रांट होते हैं तो डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिटेड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। जब एम्प्लॉयज़ ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो बैंक डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू इक्विटी शेयर टू SPR। जब अमोर्टाइज करना एक्सपेंस तो ECE डेबिट टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। दूसरी ऑप्शन, जब कुछ एम्प्लॉयज़ ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपेंसेट करते हैं इक्वल टू अमोर्टाइज पोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ लैप्स्ड ऑप्शंस, वो डेबिट हो जाते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को, जो लायबिलिटी अकाउंट भी होता है, और डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट हो जाता है। जब ऑप्शन लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे ऑप्शन जो है वो टू पार्टीज में डिवाइड होता है, जैसे कि अमोर्टाइज वैल्यू ऑफ ऑप्शन लैप्स is equal to number of option lapsed into discount into time interval between the offer date and date of lapse or vesting period। अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन लैप्स इनटू डिस्काउंट इनटू टाइम इंटरवल्स इनटू बट टाइम इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ लैप्स एंड वेस्टिंग पीरियड और वेस्टिंग पीरियड्स। अब दोनों में फ़र्क तो कुछ खास है नहीं, बस इतना है, इधर अनअमोर्टाइज में डेट ऑफ लैप्स होता है, और अमोर्टाइज में जो है वो ऑफर डेट और डेट ऑफ लैप्स के बीच में होता है। ठीक है, जर्नल एंट्री अब देखो इसकी क्या होती है, ESOO टू ECE टू DECE। ECE में अमोर्टाइज, DCE में अनअमोर्टाइज। अब जो एक्सपेंस होता है अनएक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन, इट इज चार्ज टू P&L अकाउंट, और बैलेंस शीट में जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो है इट विल अपीयर एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका मतलब क्या हुआ है, लाइबिलिटी जो है वो इशूड कैपिटल की तरह ट्रीट होती है, और एक्सपेंस होता है डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। देखो एक्स कंपनी लिमिटेड ने क्या किया, उसके पास शेयर कैपिटल थी डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, उसने 20,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किया एट 50 पर शेयर, जब मार्केट प्राइस था 120 पर शेयर। 50 पर शेयर जब मार्केट प्राइस था 120 पर शेयर। ऑप्शन थे वो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी 12 दिसंबर और 31 मार्च के बीच बीच में। तो एम्प्लॉयज़ ने अपने ऑप्शन जो एक्सरसाइज किए 16,000 शेयर्स के, और रिमेनिंग जो थे वो लैप्स हो गई थी। तो कंपनी अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है। उन्हें जर्नल एंट्रीज बतानी विद नरेशन टू एज वुड अपीयर इन बुक्स ऑफ कंपनी अप टू 31 मार्च 2022। देखो पहले तो डिफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 14 लाख। 14 लाख क्यों, क्योंकि 20 लाख के स्टॉक ऑप्शन थे एम्प्लॉयज़ के पास एट ₹50 वन मार्केट प्राइस इज़ ₹120।
तो 70 इंटू 20,000 तुम्हारा कितना हो गया? 14 लाख। नेक्स्ट, बैंक डेबिट। बैंक अब 8 लाख से क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि 16,000 लिखा था ना लास्ट में। 16,000 के अपने वो किए थे, 16,000 शेयर एक्सरसाइज हुए थे बस। तो 16,000 इंटू 50। देन ESOP 11,20,000, 16,000 इंटू 70 आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये 16,000 इंटू 10। इस प्रीमियम में 16,000 इंटू 110। देन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, जब क्या होते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को डेबिट होते हैं, तो 11,20,000 आ गया @रुपीज 70। ठीक है जी। देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट रिवर्सल एंट्री पास किया फॉर लैप्स ऑफ 4,000 स्टॉक ऑप्शन। 4,000 स्टॉक ऑप्शन जो थे वो लैप्स भी हुए थे। अब बैलेंस तुमने P&L में डाल देना है। 11,20,000 आ गया, वो निकाल के देख लें। 11,20,000 ही आ रहा है। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। देखो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम की क्या एंट्री होती है? ESPS। पहले हमने किया ESOP, अब करेंगे ESPS। तो देखो एंट्री पास होते हैं रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशूड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग पीरियड। बैंक अकाउंट, इशू प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ECE accounting value of options, share capital number of shares into face value, SPR number of shares into market price minus face value। देखो HCL लिमिटेड ने क्या किया? एसिड लिमिटेड ने 1,000 शेयर इशू किए 1 जनवरी को अंडर ESPS एट रुपीज। जब मार्केट प्राइस 50 था तो हमने जनरल पास करनी है। एज्यूम कर नॉमिनल वैल्यू जो है 10 रुपये की है, तो बैंक 1,000 इंटू 20,000। ECE 1,000 इंटू 50 माइनस 3,000 30,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,000 इंटू 40,000 हो गया। राजा लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल थी डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 अगस्त को क्या हुआ? उसने 2,500 शेयर जो ग्रांट के ESOP अंडर ESPS एट ₹50 शेयर व्हेन मार्केट प्राइस वॉज ₹140 पर शेयर। तो कितना हो गया? 70 इंटू 2,500 करना है। तो ऑप्शन जो थे वर टू बी एक्सचेंज बिटवीन 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। जो ये क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपने ऑप्शन एक्सचेंज की सिर्फ 2,400 शेयर्स के लिए, लेकिन बेसिकली तुम्हें दी कितने रखे? 2,500। तो 100 शेयर्स जो है उन्होंने एक्सचेंज नहीं किए, रिमेनिंग जो है लैप्स हो गई थी, मतलब 100 तुम्हारे लैप्स हो गए थे। तो राजा लिमिटेड क्या करती है? अपनी बुक्स जो है वो 31 मार्च को हर साल क्लोज करती है। जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब देखो बैंक 2,400 इंटू 50, वो क्या उतना ही तो है। 2,400 इंटू 50 वो क्या है? 2,500 क्यों नहीं? क्योंकि 100 जो है वो लैप्स हो गए थे। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, हाँ 2,400 इंटू 90। ये देखो इधर 140 माइनस 50 90 हुआ, तो 2,400 इंटू 90। तो इक्विटी शेयर 2,400 इंटू 10 वो नॉमिनल फेस वैल्यू है। अब SPR में याद रखना हमेशा बैलेंस अमाउंट जाया करेगी, ठीक है। फिर जो सरप्लस है तुम्हारा P&L को, मतलब तुम्हारा लॉस आ रहा है, वो ट्रांसफ़र कर दो ECE को। अब हम इतना करते हैं, नेक्स्ट से हम मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो तुम क्वेश्चंस ट्राई कर लेना सारे के सारे। डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच, बाय बाय।